टॉपिक है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो। तो उसको मैंने इस तरह डिफाइन किया था कि जनाब कैश फ्लो कहते हैं इन एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है कि यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेसिकली हम एस्टिमेट करते हैं या वर्किंग करते हैं कि कैश फ्लोज का इन और आउटफ्लो कब कब हो रहा है और कितनी अमाउंट से हो रहा है। अब इसमें कैश क्या है ये तो बड़ी क्लियर बात है। डेफिनेशन व्हाट इज मेंट बाय कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट से मुराद है कि जनाब ऐसी चीजें जो बेसिकली कैश तो नहीं है बट एज गुड एज कैश। और इसमें हम दो चीज़ों को करते हैं कंसिडर। एक उसमें हम कंसिडर करते हैं बैंक, और बैंक में भी करंट अकाउंट। ठीक है। और दूसरा हम इसमें कंसिडर करते हैं जनाब मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जिनको बड़ी आसानी से फाइनेंशियल मार्केट्स में कम वक्त में और उनकी जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड जो प्राइस है उसके ऊपर इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश किया जा सके, उनको कहा जाता है, वो क्या है, हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक हो गया। अब जनाब कैश फ्लो स्टेटमेंट का मकसद क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मकसद ये है कि कब कब बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ है, कब कब बिजनेस में कैश का आउटफ्लो हुआ है, इसकी बुनियाद पर जो चेंज है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में उसको जज कर सके, उसको एस्टिमेट कर सके। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो एक फॉर्मेट है उसका। ठीक है। वो फॉर्मेट में डिस्कस करूंगा, वो लर्न करेंगे आप। फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस फॉर्मेट की बेस पर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जनाब सबसे पहले तो आपके पास ऊपर आता है किसी भी बिजनेस का नाम, एक्स वाई जी कंपनी जो भी है। फिर आएगा जनाब स्टेटमेंट का नाम, जो कि इस केस में है जनाब कैश फ्लो स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो भी कहते हैं इसको। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ही लिखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद पीरियड आता है जनाब, जिस भी पीरियड की है। फॉर एग्जांपल ये है जनाब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इसके बाद अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना बेसिकली 3 मेजर हेड्स में कैटेगराइज किया जाता है, जिसमें पहला हेड है उसको कहा जाता है जनाब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हेड। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज हैं, जिनसे वो जो आमदनी है बिजनेस की या इनकम जो है वो अर्न कर रहा है। ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को के जरिए कैश फ्लो या कैश फ्लो का चेन फाइंड करने के दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड। और आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड पे कोई फोकस नहीं है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है, तो हम यहाँ पर सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही डिस्कस करेंगे। अब जब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड ये चीज़ पे फोकस करता है, हम प्रॉफिट को लें और उससे रिवर्स वर्किंग करें। और प्रॉफिट जो है वो नॉन कैश बेस आइटम है, तो उसमें से जो ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो नॉन कैश बेस हैं उनका इफेक्ट निकाल दें
तो प्रॉफिट में से वो पोर्शन हमारे सामने आ जाएगा जो कैश बेस्ड है। तो इसके कॉन्सेप्ट में जो बेसिक फॉर्मेटिंग है वो इस तरह चलती है कि जनाब आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स जिसको हम कहते हैं जनाब पीबीटी। इसमें हम ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो जब प्रॉफिट निकाला था तब माइनस किया था, अब इसको हमने ऐड बैक कर दी। उसके बाद एक और एलिमेंट है जो इस नेचर का है, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो अगर तो प्रॉफिट होगा तो वो माइनस होगा, प्रॉफिट माइनस कर दिया, और अगर लॉस होगा तो वो ऐड होगा, प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल। तो इस हिसाब से प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसको इनर कॉलम में ले लेते हैं, डेप्रिसिएशन इसमें ऐड हो जाएगी, प्रॉफिट होगा तो वो माइनस हो जाएगा, लॉस होगा तो वो ऐड हो जाएगा। ये हमारे नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस की हमने एडजस्टमेंट कर ली। इसी तरह हम जब आगे मूव करेंगे और तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बेसिकली हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ा है कि वर्किंग एसेट्स जो हैं या हमारे जो करंट एसेट्स हैं और लायबिलिटीज़ जो हैं वो एम्प्लॉय होते हैं बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो अगर हम इस इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो हम नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जनाब एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कि वर्किंग कैपिटल में क्या तब्दीली आई है उनकी एडजस्टमेंट करते हैं। सॉरी, चेंजेस के बीच में कैपिटल लिखना था, वो मैं लिखना था। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है जनाब। अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस में हमारे पास 5 मेन एलिमेंट्स हैं। उसमें पहला है जनाब हमारे पास इन्वेंट्री, उसके बाद है हमारे पास जनाब अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स जिनको आप कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल्स या डेटर्स। फिर उसके बाद हमारे पास जनाब इसमें आ जाते हैं, आप कह लें अकाउंट्स पेबल्स, ये मेन है, ये 3 मेन है। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे है जनाब प्रीपेड एक्सपेंसेस या आप कह लें एडवांस में जो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस, और इसी तरह अक्रूड एक्सपेंसेस या अक्रूवल एक्सपेंस। ये जो दोनों मैंने लिखवाए हैं ना, ये रेयर क्वेश्चन में आते हैं आमतौर पर। 3 मेन वही हैं जो पहले 3 मैंने लिखवाए हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स और पेबल्स। अक्रूड और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ना, इनकी चांसेस कम हैं, पर अगर आध हैं तो ज़ाहिर बात है ये यहीं पर एडजस्ट होंगे। अब इनकी एडजस्टमेंट का रोल क्या है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अतबार से, कैश फ्लो को निकालने के अतबार से इनको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो एक बड़ा सिंपल सा असूल है, वो ये है कि जो आपका एसेट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अतबार से, चाहे एसेट हो चाहे लायबिलिटीज़ हो, उसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं तब्दीली की या चेंजेस की। या तो वो इंक्रीज हो रही होंगी या वो डिक्रीज हो रही होंगी, ठीक है। यानी इन 5 चीज़ों में या इजाफा हो रहा होगा या कमी आ रही हो, ठीक है। ये मैंने डू कर दिया है ऊपर, यानी इंक्रीज और डिक्रीज ही हो रहा होगा। अब इसमें जो एसेट्स हैं ना, यानी जैसे कि इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जब इंक्रीज होते हैं ना तो वो बिजनेस के लिए आउटफ्लो है, क्योंकि जब आप एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कैश पे करना पड़ता है, आपकी जेब से कैश जाता है। एसेट चाहे इंक्रीज होता है पर दूसरी तरफ कैश आउटफ्लो होता है।
तो ये तो हो जाएंगे जनाब इंक्रीज की सूरत में सारे तीनों के तीनों आउटफ्लो। और लाइबिलिटीज के केस में उल्टा होता है, क्योंकि जब आप उधार लेंगे, लाइबिलिटी ओन करेंगे, उसके बदले पैसे आएंगे आप, तो अकाउंट्स पेबल जो है वो इनफ्लो हो जाएगा, और अक्रूड एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते हैं तो वो भी इनफ्लो हो जाएगा। इसके बरक्स जब ये डिक्रीज होंगे तो उल्टा होगा, एसेट्स का इनफ्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो कंज्यूम होकर कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, और लाइबिलिटीज को जब आप पे कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होता है, तो वो आपका आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब इन सब की जो भी चेंजेस हैं, वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट हैं, इनकी जो चेंजेस की एडजस्टमेंट है, इन सबको हम ऊपर वाले ये जो प्रॉफिट और जो नॉन कैश एक्सपेंस और इनकम में एडजस्ट करने के बाद हमारे पास बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा या तो कैश जनरेटेड तब आएगा जब पॉजिटिव आंसर आएगा, और जब नेगेटिव आंसर आएगा तो हम कहेंगे कैश यूज्ड, कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन। ठीक है, इसको मैं स्लैश के बाद प्रॉपर लिख दूँ, कैश जनरेटेड फ्रॉम स्लैश या यहाँ पर यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इनको हम ले जाएंगे आउटर कॉलम में, और जिस तरह के मैंने बताया, जनरेटेड है तो पॉजिटिव, यूज्ड है तो नेगेटिव है। अब इसके अंदर दो और फर्दर चेंजेस या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो हमारा ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हेड है ये मुकम्मल होगा। उसमें नंबर 1 है हमारे पास इंटरेस्ट पेड, और नंबर 2 है हमारे पास जनाब टैक्स पेड। ठीक है, ये दोनों आउटफ्लो हैं, ये दोनों हम इसमें से लेस कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगी जो फिगर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, वो कहलाएगी नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो वही सिनेरियो है, पॉजिटिव है तो जनरेटेड, नेगेटिव है तो यूज्ड। ये पहला जो हमारा था ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हेड, वो कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं दूसरे हेड की तरफ। दूसरा हेड है जनाब हमारे पास, उसको नाम देंगे हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जनाब। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में वो कहता है जनाब कि तमाम वो एक्टिविटीज़ जिनमें हमने एसेट्स में इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, या एसेट्स बेच के उधर से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है, वो सारे के सारे यहाँ पर आएंगे। यानी परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट एसेट्स जब हम करते हैं ना, उनसे एसोसिएटेड जो कैश फ्लो का इफेक्ट है वो यहाँ आता है। जब हम नॉन करंट एसेट परचेज करते हैं तो वो आउटफ्लो बन जाता है हमारा, और जब हम सेल करते हैं तो वो इनफ्लो बन जाता है हमारा। तो क्योंकि बेचेंगे तो पैसे आएंगे वो हमारे पास। अगर हमने एसेट किसी कोई फिक्स एसेट या नॉन करंट एसेट किसी ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ख़रीदा या बेचा है जो अदर देन कैश है, फॉर एग्जांपल हमने एक एसेट के बदले दूसरा एसेट ले लिया, तो वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, या हमने कंपनी के शेयर्स जारी किए, उसके बदले एक एसेट खरीद लिया, तो वो यहाँ नहीं आएगा। कैश ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा जनाब परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये हमारा जनाब आउटफ्लो है। इसी तरह है सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, ये भी यहाँ पे आ जाएगा जनाब। और सॉरी, ये इनफ्लो होगा, सेल इनफ्लो होगा, मैंने आउटफ्लो लिख दिया गलती से, इसको इनफ्लो करना है। उसके बाद
इसी तरह अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो हमने परचेज की है, परचेज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो भी हमारे लिए आउटफ्लो है, एसेट खरीदने के बराबर। इसी तरह अगर सेल हुई है कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो वो हमारे लिए इनफ्लो है, वो ऐसे ही है जैसे हमने एक एसेट बेचा है। फिर इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिलने वाला कोई रिटर्न है, चाहे वो इंटरेस्ट की शक्ल में है चाहे वो डिविडेंड की शक्ल में है, तो वो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, और दूसरी तरफ आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड। ये जनाब दोनों हमारे लिए इनफ्लो की हैसियत रखेंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम होगी जो हमें इस इन्वेस्टमेंट से आएगी। तो ये वो पॉसिबल ट्रांजैक्शंस हैं जो उसके अंडर आ सकती है। इस फॉर्मेट में मैं एक्सटेंसिवली ऑलमोस्ट मैक्सिमम पॉसिबल पॉसिबिलिटीज़ या सिनेरियोज को डिस्कस कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ टच हों, कुछ होंगी कुछ नहीं होंगी। तो जितनी वो कहेगा उतने पोर्शन को आप फॉर्मेट में लिखेंगे और उसको आप शो कर देंगे कि वो इनफ्लो हुआ है या आउटफ्लो हुआ है। बाकी चीज़ें जो यहाँ पे फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में, आपके नॉलेज में होनी चाहिए, वो लिखनी तभी हैं जब सवाल में उनसे मुतलका डाटा दिया हो। अब फाइनली जनाब इन तमाम चीज़ों को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जनाब, तो फिर वही सिनेरियो के अगर तो पॉजिटिव है तो वो जनरेटेड फ्रॉम लिखेंगे, और अगर नेगेटिव है तो फिर हम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज उसको लिखेंगे। इसके बाद जनाब हमारे पास है तीसरा और फाइनल हेड इसका, जिसको हम कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हवाले से इसमें वो ट्रांजैक्शंस आती हैं जहां से बिजनेस के लिए फंड्स इकट्ठे किए गए हों, कैपिटल रेजिंग हुई हो, कैपिटल फंड्स लिए गए हों। कैपिटल फंड से मुराद है ऐसे पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस में लगाने के लिए कंपनी के लिए इकट्ठा किया गया हो। उसमें हमारे पास दोनों सोर्सेज आ जाते हैं, डेट भी और इक्विटी भी। यानी हमने अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिए हैं, अगर हमने कोई बॉन्ड्स इशू किए हैं, अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं, उनके बदले जो पैसा हमें आया है वो सब का सब यहाँ रिकॉर्ड होगा। इसी तरह अगर हमने कहीं पे जो बॉन्ड्स हैं जो इशू किए थे, उनसे पैसा जो इकट्ठा किया था, उनको रीपे किया, उनको रिडीम किया, तो वो हमारा आउटफ्लो। इसी तरह जो लोन लिया था तो वो इनफ्लो है, जब हम लोन को रीपे कर देंगे तो वो हमारे लिए आउटफ्लो हो जाए। तो इसमें जो फिर पॉसिबल ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं उसमें आपके पास एक तो आ सकता है इशुएंस ऑफ शेयर्स, इशुएंस ऑफ शेयर्स। दूसरे नंबर पे आपके पास इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इसी तरह आपकी रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स है या रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स या बॉन्ड्स रिडीम्ड, तो ये आउटफ्लो हो जाएगा, ये इनफ्लो में आ गए दोनों, और ये आउटफ्लो। इसी तरह लोन लिया तो वो इनफ्लो, लोन रीपे कर दिया तो वो आउटफ्लो। वो आप सवाल के मुताबिक सिनेरियो में देख के लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इसमें जो फाइनल एक और ट्रांजैक्शन है, दैट इज डिविडेंड पेड। जो डिविडेंड पेड है जनाब वो आउटफ्लो है, जो शेयर्स के ऊपर आपने डिविडेंड पे किया। तो फाइनली हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी मामला आ जाएंगे कि यहाँ से भी नेट, या तो अगर पॉजिटिव आया तो नेट कैश जनरेटेड
फ्रॉम आ जाएगा, अगर नेगेटिव आया तो यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। अब इसमें फिर वही बात है, पॉजिटिव तो जनरेटेड, नेगेटिव तो यूज्ड। अब आप देखें, गौर करें तो ये तीनों एक्टिविटीज से या तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएगी। फाइनली आपने क्या करना है, इन तीनों एक्टिविटीज को जो है वो प्लस माइनस करना है, तो आपके पास एक फिगर आ जाएगी। वही बात है, या तो वो पॉजिटिव होगी या वो नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो हम कहेंगे नेट इंक्रीज इन, और अगर नेगेटिव होगी तो हम कहेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है जनाब, कि ये फर्क आ गया है इस साल के दौरान, हमारे कैश एंड कैश इतने से वो बढ़ गए हैं, इतने से वो कम हो गए। अब इसमें हम क्या करेंगे जनाब, इसमें हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जनाब, तो ये फाइनली ये जो आंसर है ना, ये इक्वल आ जाना चाहिए, बराबर आ जाना चाहिए किसके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जनाब। अब अगर ये क्लोजिंग बैलेंस के बराबर नहीं आता, चेंज जो है, जो इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश, वो ओपनिंग में ऐड या माइनस करने के बाद अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस हो जाएगा। अगर वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि जनाब आपने सवाल में गलती कर दी। ये सवाल अपने आप में ही टैली होता है, अगर टैली ना हो तो उसका मतलब है कि आपने पीछे कहीं ना कहीं किसी न किसी कैश फ्लो में गलती कर दी है, किसी को ट्रीटमेंट गलत कर दी है, या प्लस माइनस उसका गलत है। तो ये जनाब पूरा फॉर्मेट था हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसको अच्छी तरह लर्न करिएगा, इसको मेमोराइज कीजिएगा, इसकी बेस पे हम आगे प्रैक्टिस करें। जो यहाँ पर की एलिमेंट है वो ये है कि यहाँ पर जो सिनेरियोज मैंने डिस्कस किए हैं वो बहुत सारे हैं, और ये सारे सिनेरियो जो हैं ये जरूरी नहीं है हर सवाल में हो, जितने होंगे उतना फॉर्मेट हम बनाएंगे, बाकियों को हम इग्नोर करेंगे। एक बात। नंबर 2, ये फॉर्मेट लर्न करने के बाद जो दूसरा मेन टूल या एबिलिटी आपको आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि इस फॉर्मेट में जो डाटा है वो डाटा हमने कहाँ से उठाना है, और कैसे उसको रीड करना हमने, कैसे हमें पता चलेगा इन चीज़ों का। तो उसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है कि ये सारा का सारी जो इन्फॉर्मेशन जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखी है, ये हमने जो पहली 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं पूरे सिलेबस में थ्रू आउट, बार बार इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट, उन्हीं में से ये डाटा निकलेगा। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें वहां से मिल जाएगा इनकम स्टेटमेंट में से, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल भी इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाएगा, और जो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट है, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का जो चेंज है ये हमें बैलेंस शीट में मिल जाएगा। जिस तरह के हमें पता चल जाएगा कि अगर एक साल के शुरू से लेकर उस साल के एंड तक डेटर्स का बैलेंस जो है उसमें क्या इंक्रीज आया है, कमी आई है, तो हम कंपेयर कर लेंगे कि पिछले साल के बैलेंस में और मौजूदा साल के बैलेंस में क्या डिफरेंस है। लेट्स वो पिछले साल 10,000 था, इस साल 15,000 है, तो 5,000 का इंक्रीज आ गया। इसी कॉन्सेप्ट से आप इन्वेंट्री को, रिसीवर्स को, पेबल्स को, प्रीपेड और अक्रूवल्स को वर्कआउट कर सकते हैं, और उसके मुताबिक उनको ये जो यहाँ पर मैंने सिखाया आप उसको इनफ्लो और आउटफ्लो के तौर पे डिनोट कर सकते हैं। इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड भी जो है ये भी आपको इनकम स्टेटमेंट में से मिल सकता है, अदरवाइज आप अकाउंट बनाकर भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अकाउंट की वर्किंग भी मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आ जाएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है या सेल ऑफ नॉन करंट एसेट है, ये तो या तो वो आपको नीचे एडजस्टमेंट में दे देगा, स्टेटमेंट का डाटा जब देगा आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का, अगर वो नहीं भी देता तो बैलेंस शीट में जो फिक्स एसेट्स का डाटा है उसमें से हम जो चेंजेस हैं उनको फिक्स एसेट अकाउंट बनाकर उसकी वर्किंग में उसको सॉल्व कर सकते हैं।
अब मैं यहाँ पर रेफरेंस दे देता हूँ इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वर्किंग वन का मैं टी अकाउंट बना देता हूँ, और इधर जो परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट है ना, इसके लिए वर्किंग टू का अकाउंट बना देता हूँ मैं। ठीक है, जो डिविडेंड रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, ये भी डायरेक्टली हमें इनकम स्टेटमेंट में गिवन होगा। इसी तरह इशुएंस ऑफ शेयर्स और इशुएंस ऑफ बॉन्ड्स के हवाले से हम बैलेंसेस को देखेंगे कि पिछले साल शेयर्स का कितना बैलेंस था और इस साल कितना। अगर पिछले साल 1 लाख था, इस साल 1,20,000, तो इसका मतलब 20,000 के नए शेयर्स इशू हुए, तो वो इनफ्लो होगा। तो अनलेस एंड अनटिल के वो आपको क्लियरली कहीं पर मेंशन कर दे कि भाई ये 20,000 के जो शेयर्स इशू किए हैं, इसके बदले हमने फलां प्लांट मशीनरी ले ली और कोई यानी कि हमने कैश नहीं लिया, तो फिर तो वो इग्नोर होगी ट्रांजैक्शन, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ना इशुएंस ऑफ शेयर्स रिकॉर्ड होंगे, ना जो एसेट हासिल किया होगा वो रिकॉर्ड होगा, क्योंकि कोई कैश चेंज नहीं आया यहाँ पे। इसी तरह जो बॉन्ड्स का बैलेंस कम हो जाएगा तो रिडेम्पशन होगी है, इसका मतलब हमने लोन रीपे कर दिया। पिछले साल 5 लाख था, इस साल 3 लाख रह गया, इसका मतलब 2 लाख का लोन आपने रीपे कर लिया, या बॉन्ड्स 2 लाख के रिडीम कर लिए, तो वो आउटफ्लो हो जाएगा। डिविडेंड पेड जो है ये भी क्या नाम है, या तो नीचे एडजस्टमेंट में दिया होता है, नहीं तो इसके लिए वर्किंग 3 कर सकते हैं हम, रिटेन्ड अर्निंग्स का अकाउंट बना सकते हैं। ये बेसिक कुछ वर्किंग्स हैं, ये मैं अकाउंट बना देता हूँ यहाँ पर आपको। वर्किंग वन जो है ये बेसिकली किसी भी एक्सपेंस के लिए, ठीक है, या किसी भी आप कह लें जिधर से हमें एक्रूवल्स का चेंज देखना हो, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट भी कवर हो जाता है, टैक्स भी कवर हो जाता है, कोई भी और एक्सपेंस जो है वो कवर हो जाता है। एक्सपेंस के अकाउंट में बेसिकली हमारे पास जो बेसिक वर्किंग है एक्सपेंस की, वो इस तरह से है, चाहे इंटरेस्ट है चाहे टैक्स है, कि उसके अंदर एक ओपनिंग कोई अक्रूवल होगा, यानी को पिछले साल से ड्यू बैलेंस आ रहा होगा, और एक मौजूदा साल का क्लोजिंग अक्रूवल होगा, जो इस साल का क्लोजिंग कोई बैलेंस वो कह रहा होगा कि पेंडिंग है। एक्सपेंस जो है वो आपका उसके लिए जो पैसे आपने पे किए हैं, ये कैश पेड, ये आपने निकालने हैं बेसिकली यहाँ पर, ये आपका मिसिंग फिगर है। और उस एक्सपेंस का जो चार्ज है, जो इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हुआ है, वो आपको इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएगा। ठीक है, अगर इनकम स्टेटमेंट से उठा के यहाँ पे लिखें, एक्रूवल्स बैलेंस शीट से उठा के लिखें, बैलेंस करें, तो कैश पेड वाला पोर्शन जो है वो इंटरेस्ट का या टैक्स का जो है आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर हेड द्वारा लिख दें इंटरेस्ट का, ये मैंने जनरल अकाउंट बनाया है, अगर टैक्स है तो ऊपर टैक्स का हेड लिख दें, ओपनिंग टैक्स की लाइबिलिटी, क्लोजिंग टैक्स की लाइबिलिटी, और टैक्स का इनकम स्टेटमेंट का चार्ज, और इनका फ़र्क जो है वो कैश पेड आ जाएगा टैक्स के हवाले से। इसी तरह जब हम एसेट की बात करते हैं तो एसेट के लिए वर्किंग नंबर 2 होगी, वो होगा हमारे पास फिक्स एसेट अकाउंट। फिक्स एसेट अकाउंट के साथ असल रौला ये है कि डिपेंड करता है कि सवाल में डाटा क्या दिया हुआ है। सवाल में 2 तरह का डाटा दिया होता है, एक ग्रॉस एसेट्स फिक्स एसेट्स का, और एक नेट फिक्स एसेट्स। जब नेट का लफ्ज़ इस्तेमाल हो उसका क्या मतलब है, और जब नेट का लफ्ज़ इस्तेमाल ना हो तो उसको हम कहेंगे वो ग्रॉस फिक्स एसेट्स का डाटा है, उसका क्या मतलब है। नेट का मतलब है कि ये वो फिक्स एसेट्स का डाटा है जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। ठीक है, और तब फिर इस अकाउंट में एक एंट्री का चेंज आता है, वो मैं बताता हूँ। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको डाटा ग्रॉस मिला है। ग्रॉस का मतलब है कि उसमें से कोई नेट का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ और कोई डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुई। ठीक है जनाब, तो इसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पर फिक्स एसेट का, ये बैलेंस शीट में दिया होगा जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा आपके पास फिक्स एसेट्स का, ये भी बैलेंस शीट में दिया होगा जो मौजूदा साल का बैलेंस है। फिर आपके पास इसमें 2 पॉसिबल और एंट्रीज हैं। एक है जनाब डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब फिक्स एसेट की सेल, वो एडजस्टमेंट में दी हुई है, जिक्र हुआ है तो ठीक है, नहीं हुआ तो इसका मतलब नहीं है, ज़ीरो पुट कर दें। और फिर जो डिफरेंस बच जाएगा इन बैलेंसेस में और डिस्पोजल के साथ, वो डिफरेंस यहाँ पर हमारा ये है, हमारी जनाब परचेज या एडिशन ऑफ फिक्स एसेट, ये हमने फाइंड करना होगा, यहाँ से निकालना। अब यही वर्किंग अगर मैं नेट के साथ करूँ, यही वर्किंग नंबर 2 अगर मैं नेट फिक्स एसेट अकाउंट के साथ करूँ, तो सेम अकाउंट में एक छोटी सी एडजस्टमेंट और चेंज आएगी, वो आएगी डेप्रिसिएशन की। कि आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है, और उसके बाद जनाब
यहाँ पर आपके पास डिस्पोजल आ जाएगा और डेप्रिसिएशन भी आ जाएगी यहाँ पर क्रेडिट साइड पर, ये इनकम स्टेटमेंट में से मिल जाएगी यहाँ। तो बैलेंस करेंगे तो जनाब यहाँ पर आपके पास परचेज या एडिशन ऑफ फिक्स एसेट आ गया। तीसरी वर्किंग थी जनाब डिविडेंड पेड निकालने की, ठीक है। इसके लिए अकाउंट बनेगा रिटेन्ड अर्निंग्स का, और यही अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी को भी फाइंड करने के लिए काम आ सकता है अगर सवाल में ये ना दिया हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट इनकम या कोई भी प्रॉफिट ना दिया हो स्टार्ट करने के लिए इंटरेक्ट में। तो इसमें जनाब आपके पास ओपनिंग बैलेंस है रिटेन्ड अर्निंग्स का जो पिछले साल का है, बैलेंस शीट से मिलेगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस जिसको कहते हैं, मैं क्लोजिंग बैलेंस ही लिख देता हूँ ज़रा इजी टू अंडरस्टैंड। ये आ गया जनाब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस इसका। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जनाब डिविडेंड पेड अगर ये गिवन नहीं है तो ये यहाँ से निकाल लेंगे, अगर गिवन है ये तो ये पुट कर लेंगे तो हम यहाँ से नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि मिसिंग भी हो सकता है और गिवन भी हो सकता है। अगर इनकम स्टेटमेंट बनी है उसमें दिया हुआ तो ठीक है, वो तो यहाँ पुट कर लेंगे, तो फिर डिविडेंड पेड यहाँ से निकाल लेंगे। अगर डिविडेंड पेड एडजस्टमेंट में दिया हुआ प्रॉफिट नहीं दिया हुआ तो फिर हम प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे यहाँ से वर्किंग करके, रिवर्स वर्किंग करके इस तरह काउंट की। तो ये कुछ इसके अंदर पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं या अकाउंट वर्किंग हैं जो हमें करनी पड़ सकती हैं सवाल को समझने। ये वर्किंग्स भी जहन में रखिएगा, ये फॉर्मेट भी जहन में रखिएगा, तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जनाब, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में।